साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 की एक कहानी, जिसे लिखा है स्वयं प्रकाश ने। ये एनसीईआरटी सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल है कहानी। कहानी को शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा कहानीकार का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हिंदी से रिलेटेड सभी प्रकार की कक्षाओं के कंटेंट यहाँ वीडियो फॉर्मेट में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 जिस वर्ष देश आज़ाद हुआ, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में कोई कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। इनकी नौकरी और बचपन का बड़ा हिस्सा राजस्थान में व्यतीत हुआ, इसलिए इनकी कहानियों में राजस्थान का चित्रण, राजस्थान के चरित्रों का चित्रण बड़ी आसानी से देखा जा सकता है और उसे महसूस किया जा सकता है। अभी ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात भोपाल में रहते हैं और वसुधा नामक एक पत्रिका का संपादन कार्य करते हैं। स्वयं प्रकाश 8वें दशक के महत्वपूर्ण समकालीन कहानीकारों में अपना स्थान बनाते हैं। महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। इनके 13 कहानी संग्रह अभी तक प्रकाशित हो चुका है, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान इत्यादि उल्लेखनीय हैं। और साथ ही साथ इनके 2 उपन्यास बड़े चर्चित रहे हैं, बीच में विनय और ईंधन उपन्यास। ईंधन को जरूर याद रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास है स्वयं प्रकाश जी का। इनको कई सारे सम्मान प्राप्त है, जैसे पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी के पुरस्कारों के अलावा और भी देश विदेश से कई सारे पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियों में क्या देखने को मिलता है? मिडिल क्लास लाइफ को बहुत अच्छे से ये अपनी कहानियों में उभारते हैं। मध्यवर्गीय जीवन के एक कुशल चितेरे रचनाकार के रूप में स्वयं प्रकाश अपनी जगह बनाते हैं। इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। हमारे सामाजिक जीवन में जाति, धर्म, संप्रदाय और जेंडर को आधार बना करके जो भेदभाव किया जाता है, उसको अपनी कहानियों में अच्छे तरीके से उभारते हैं और उसके प्रति प्रतिकार का स्वर अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में भरते हैं। इनकी एक खासियत है, जैसे प्रेमचंद हो गए, जैसे सुदर्शन हो गए, उन्हीं की परंपरा के कहानीकार है स्वयं प्रकाश। इनकी कहानियों में आपको किस्सा गोई देखने को मिलती है। किस्सा गोई का मतलब कोई बात को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा करके प्रस्तुत करने की जो शैली होती है, वो इनकी कहानियों में देखने को मिलती है। ये हिंदी साहित्य की वाचिक परंपरा की कहानियाँ हैं। हिंदी साहित्य में ऐसी कई सारी कहानियाँ, वाचिक परंपरा का मतलब क्या है? जो मुख ज़बानी एक दूसरे से तीसरे, चौथे, पाँचवें व्यक्ति तक समाज में कहानियाँ आगे से आगे शेयर होती है, इस तरीके की कहानियाँ हैं। मतलब बहुत ही प्यारी और बहुत ही सरल सी कहानियाँ इनकी रहती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, आप कोई भी पाठ पढ़ें तो उसका पाठ परिचय जरूर याद रखिएगा। पाठ परिचय से ही मैक्सिमम क्वेश्चन निकल के आते हैं। इस कहानी में किस चीज़ के बारे में बात की है? इस कहानी में स्वयं प्रकाश ने देश क्या है और देश के प्रति भक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना को आप किस तरह से समझेंगे, किसे वास्तविक रूप से देशभक्ति कहा जा सकता है, इसको बड़े ही व्यापक और सुंदर तरीके से इस कहानी में स्वयं प्रकाश जी ने समझाया है। देश क्या होता है? चारों ओर सीमाओं से घिरे एक भूभाग का नाम देश नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक मैप हो गया और वो मैप चारों तरफ से बाउंड्री से लैस है, बाउंड्री से युक्त हो गया तो वो एक देश बन गया है। नहीं, तो देश किससे बनता है? देश बनता है उसमें रहने वाले सभी प्रकार के लोगों से, प्राणियों से, जीवों से, वहाँ पर मौजूद संसाधनों से। यानी कि देश बनता है नागरिकों से, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से देश बनता है। और देश प्रेम का मतलब क्या है? उस भूभाग पर रहने वाले लोगों से प्रेम करना, उनके कल्याण की बात सोचना, उनके लिए सद्भाव रखना, यही क्या है? देशभक्ति है। क्लियर? तो आप जो भी काम कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, लगन के साथ कर रहे हैं, और उसमें देश के विकास का कोई ना कोई एस्पेक्ट है, कोई ना कोई सपना है, कोई ना कोई लक्ष्य है, तो आप वास्तव में देशभक्ति कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ाई का काम कर रहे हैं, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, और हम ये दोनों अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो ये देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी
कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो अपनी देशभक्ति छोटे छोटे कार्य करके जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं और देश के निर्माण में, देश के विकास में, देश के संवर्धन में अपना योगदान देते हैं। कहानी ये कहती है कि सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, उम्रदराज लोग ही नहीं, इसमें बच्चे भी उतने ही तल्लीनता से, उतने ही अच्छे तरीके से शामिल हैं। इस प्रकार ये कहानी जो है एक ऐसा संदेश देती है जहां हम सभी अपनी अपनी दैनिक जीवनचर्या से अपनी देशभक्ति को प्रकट करते हैं। खैर चलिए, अब सीधा मैं आपको कहानी पर ले जाता हूँ। नेताजी का चश्मा इस कहानी का शीर्षक है और ये क्यों रखा गया है कहानी के अंत में आपको एकदम स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। क्लियर? तो ये कहानी के पहले चरित्र देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे जो बड़ा चरित्र है, या जिसको कह सकते हैं कि जो केंद्रीय पात्र है, वो कौन है? यहाँ एक बार मैं चरित्रों के बारे में बता देता हूँ। इस कहानी का केंद्रीय पात्र है हालदार साहब। ठीक। दूसरा इस कहानी का चरित्र है कैप्टन चश्मे वाला। और तीसरा एक कैरेक्टर है जो मूर्ति बनाने का काम करेगा। कहानी में नहीं आता है, लेकिन कहानी में उसका नाम जरूर आता है, मास्टर मोतीलाल। चौथा कैरेक्टर आता है पान वाला। नाम नहीं है, लेकिन पान वाला इसको एक नाम के तौर पे रचनाकार ने इस्तेमाल किया है। और पांचवा और हिडन कैरेक्टर है, लेकिन वो कहानी में जान फूंक देता है, वो है एक छोटा सा बच्चा। इस तरह से ये कुल 5 चरित्र हैं जो इस कहानी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहते हैं। लेकिन इस कहानी का केंद्रीय पात्र, आप ध्यान रखना, कौन है? इस कहानी का केंद्रीय पात्र है हालदार साहब। और दूसरा जो मुख्य चरित्र है वो है कैप्टन चश्मे वाला, और तीसरा मुख्य चरित्र है वो है पान वाला। ये मुख्य किरदार है इस कहानी की। अब कहानी को मैं पढ़ता हूँ और आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, और मैं साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन सीबीएसई के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं इस कहानी से, वो भी मैं बताता चलूँगा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। जैसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जैसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। बाज़ार में देखिए, ज के नीचे जो नुक्ता लगा हुआ है, जो बिंदु लगा हुआ है, उसको नुक्ता कहते हैं। और जहाँ ये सब नुक्ता इस्तेमाल हुआ जिस शब्द में, याद रखिएगा कि वो शब्द कौन सी भाषा का है? उर्दू भाषा का शब्द है। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई पक्की सड़क करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इस तरह से वो नगर निगम छोटे छोटे काम करती थी कस्बे के विकास के लिए। उसी नगर पालिका में एक कोई बोर्ड बना जो कह सकते हैं कि अपने नगर के सौंदर्यीकरण को लेकर के काफ़ी उत्साहित था। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि शहर के मुख्य बाज़ार के मुख्य चौराहे पर एक मूर्ति लगाई जाए, और वो मूर्ति किसकी हो? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हो। किससे बनी हुई मूर्ति होनी चाहिए? संगमरमर से। संगमरमर मतलब जिसको अंग्रेजी में मार्बल कहते हैं, एक कीमती पत्थर है। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उस प्रतिमा के बारे में नहीं, उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में। क्लियर? उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है, यानी कि कहानी है नेताजी के चश्मे के बारे में। पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति में शायद हो सकता है कि लागत ज़्यादा आए और बजट कम था, इसलिए बोर्ड ने एक फ़ैसला लिया। और ये फ़ैसला लेने में भी काफ़ी समय बीत गया, काफ़ी समय चिट्ठी पत्री में, और ये कन्फ्यूजन में बीत गया कि मूर्ति कैसी बनाई जाए, किससे बनवाई जाए। और इसी दौरान जो समय बीतता गया, बोर्ड की शासन अवधि का समय भी लगभग समाप्त होने को आया था। तो फाइनली ये सोचा गया कि कोई स्थानीय कलाकार, कोई वहीं का लोकल कोई आर्टिस्ट होगा, उसको ये मूर्ति बनाने का काम दे दिया जाए। अंत में सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर
मान लीजिए कि उनका नाम मोतीलाल जी है, क्योंकि मूर्ति के नीचे एक पट्टी पर नाम लिखा हुआ है मास्टर मोतीलाल। तो ये काम किसको सौंप दिया गया? मोतीलाल जी को सौंप दिया गया। और मोतीलाल जी ने ये वादा किया कि वो महीने भर में ये मूर्ति बना करके रख देंगे, मूर्ति बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मूर्ति किसकी बनी हुई थी? संगमरमर की थी। अब ये मूर्ति कैसी दिख रही थी, इसका वर्णन कहानीकार ने इस जगह पे किया है। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची मूर्ति थी ये, जैसे बस्ट कहते हैं। काफ़ी सुंदर थी, नेताजी एकदम सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन नज़र आ रहे थे, बड़े क्यूट से लग रहे थे। इनोसेंट और क्यूट, अंग्रेजी में जिसको क्यूट कहा जाता है उसी को उर्दू में कमसिन कहा जाता है, और इनोसेंट जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है उसे ही उर्दू में मासूम कहा जाता है। और ये दोनों शब्द हिंदी में भी आ गए उर्दू भाषा से। फौजी वर्दी में थे नेताजी। मूर्ति को देखते ही उनके द्वारा कहे गए मुख्य मुख्य नारे याद आते हैं, जैसे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वगैरह वगैरह। और अगर देखा जाए उस मूर्ति को तो ओवरऑल ये उस मास्टर का, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल का काफ़ी अच्छा, सराहनीय और सफल प्रयास कह सकते हैं। लेकिन केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। हमने जो भी पोर्ट्रेट देखे, नेताजी के फ़ोटो देखे, उनमें जनरली नेताजी की आंखों पर हमने चश्मा देखा, लेकिन उस मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन वो मार्बल का नहीं था, जिस मटेरियल से वो मूर्ति बनी थी उस मटेरियल का चश्मा नहीं था, संगमरमर का नहीं था। वो एक सामान्य सा और सचमुच के फ्रेम वाला एक चश्मा लगा हुआ था। तो उससे हुआ क्या, एक एक चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसको देख लिया था और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक का मतलब होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कोई भी बात को जानने की इच्छा के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी भाषा में, क्यूरियस। वो क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि ये चश्मा कैसे मूर्ति पर आया, और ये जानने की इच्छा से युक्त एक मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। और उन्होंने कहा, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा कैसा, रियल वाला। जीप कस्बा छोड़ के आगे बढ़ गई। हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि ये काफ़ी अच्छा प्रयास था उस कस्बे के नागरिकों का, और मेरे हिसाब से, यानी कि हालदार साहब के हिसाब से, महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, महत्व है उस भावना का जो देशभक्ति की है, और वो जो आजकल मजाक का विषय बन गई है, इस कस्बे के लोगों के भीतर बहुत अच्छे से बैठी हुई है। यानी कि देशभक्तों का, स्वतंत्रता सेनानियों का वो कितना सम्मान करते हैं, ये बात सोच करके हालदार साहब गदगद होते। दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, जितनी बार जाते हालदार साहब उस मूर्ति को देखते और उसमें कुछ न कुछ अंतर उनको दिखाई देता। अंतर क्या था? पहली बार जो चश्मा लगा हुआ था वो दूसरी बार अलग होता, तीसरी बार अलग। और हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा जब उन्होंने तीसरी बार देखा। क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार नया चश्मा। हालदार साहब और ज़्यादा उत्साहित हो गए, और ज़्यादा उनके भीतर जानने की इच्छा पैदा हुई। जब भी वो वहाँ से गुजरते, उसी चौराहे पे रुकते, पान खाते, मूर्ति को देखते। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनका कौतूहल, देखिए कौतुक आया पहले और फिर आया कौतूहल। कौतूहल, दोनों में एक माइनर सा अंतर है। कौतुक का मतलब होता है जानने की इच्छा, और कौतूहल का मतलब होता है जब जानने की इच्छा का आपको कोई हल नहीं मिलता ना, उस परिस्थिति विशेष को कौतूहल कहते हैं। क्लियर? दुर्दमनीय मतलब जिसको दमन नहीं किया जा सके। जब इस तरीके का उनके भीतर कौतूहल पैदा हुआ, जिसका जवाब उनको नहीं मिला था कि चश्मा कैसे बदलता मूर्ति पर से, तो उन्होंने पान वाले से ही पूछ लिया कि क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वो एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, क्या करता है? पान वाले ने समझा कि वो चश्मा चेंज कर देता है, जो आपने पूछा मुझसे। हालदार साहब अब भी पूरी बात नहीं समझ पाए। क्या मतलब, वो क्यों चेंज कर देता भाई?
तो पान वाला उसको समझाता अपने तरीके से, अपने अंदाज में। ये देखिए, पान वाले की भाषा अलग है और हवलदार साहब की लैंग्वेज अलग है बिल्कुल। रीज़न क्या है? कहानीकार कहानी को एकदम वास्तविक बनाने के लिए चरित्रों के अनुकूल भाषा का इस्तेमाल करता है, और यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी ने भी वैसा ही किया है। तो पान वाला कहता है कि कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, मतलब एक स्पेशल फ्रेम चाहिए जो मूर्ति पर लगी हुई है। तो कैप्टन किधर से लाएगा बताओ? ये किधर भी अशुद्ध है, गिराक भी अशुद्ध है, लेकिन ये पान वाले की भाषा है, इसलिए लेखक ने इसको लिखा है। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। उन्हें समझ में आया कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, बुरी लगती है, बल्कि वो उसको आहत करती है, उसको तकलीफ देती है, मानो कि चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में गिने चुने जो भी फ्रेम है उनमें से कोई एक मूर्ति की आंखों पर फिट कर देता है। लेकिन जब भी कोई ग्राहक आता है वैसी फ्रेम की दरकार होती है जैसी मूर्ति पर लगी है। देखिए यहाँ पर जो ग्राहक आया ना, वो वैसा नहीं है जैसा इधर आया है, क्योंकि ये पान वाले की भाषा है और ये लेखक की अपनी भाषा है, इसलिए ग्राहक और गिराक में डिफरेंस है। अगर मान ली कोई ग्राहक आया और उसे वैसी फ्रेम की ज़रूरत है, दरकार का मतलब होता है ज़रूरत है, तो जैसा मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन वो मूर्ति वाला फ्रेम उतार देता है और उसकी जगह दूसरा फ्रेम रख देता है। कुल मिलाकर मूर्ति वाला अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने भीतर जो देशभक्ति की भावना है, नेताजी के प्रति जो श्रद्धा की भावना है, उसको जाहिर करता है। संभवतः वो हर बार जब फ्रेम चेंज करता है तो नेताजी से क्षमा भी मांगता होगा। वाह भाई, क्या खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, सीबीएसई में बन सकता है, और मेरी नज़र में ये प्रश्न है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तो आपको ये जो 2 पैराग्राफ है ये सोच समझ के और सुनने हैं, और उसके बाद अपनी तरफ से एक आंसर बनाना है। आपकी तरफ से क्या क्या कारण हो सकते हैं, आपको अपने कारण नहीं देने, कहानी के हिसाब से कारण बताने। तब तक पान वाला दूसरा मुंह में पान ठूस चुका था। दोपहर का समय था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। वो फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, उसने कत्थे की डंडी पीछे फेंकी और पीछे मुड़कर पान की पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला कि मास्टर बनाना भूल गया। पहला कारण। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए ये बात चकित और द्रवित करने वाली थी। यानी वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे एक नाम लिखा हुआ था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वो वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का जो वादा किया होगा, शायद उस कारण से वो भूल गया होगा चश्मा बनाना, या बना भी ली हो। ये दूसरा कारण कि वो भूल गया होगा। तीसरा कारण, बना भी ली होगी लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, ये तय नहीं कर पाया होगा। तीसरा कारण, या कोशिश की होगी और वो असफल रहा होगा। चौथा कारण, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा क्या हो गया, टूट गया होगा। ये पांचवा कारण, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वो निकल कर गिर गया होगा। ये छठा कारण। ये 6 कारण संभवतः हो सकते हैं कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुका करके वो चश्मे वाले की देशभक्ति की को नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है? पान वाले से ये बात किसने पूछी? हवलदार साहब ने। अब ये यहाँ से जो पैराग्राफ था, पिछली बार सीबीएसई के पेपर में सीन पैसेज के तौर पे आया था और बड़े अच्छे अच्छे से क्वेश्चन पूछे थे। पान वाला तब तक नया पान खा चुका था। पान खा चुका नहीं था, खाने की कोशिश कर रहा था वो उसी समय। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूरी पर रोककर वो हवलदार साहब को ध्यान से देख रहा था। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है वो तो। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। ये इस तरीके से बात करके वो पान वाला क्या कर रहा है, कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ा रहा है। और ये हवलदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
हालदार साहब को पान वाले द्वारा जो एक देशभक्त व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो वे अवाक रह गए। ये भी क्वेश्चन बना था ऑब्जेक्टिव में कि वो अवाक क्यों रह गए, क्योंकि कैप्टन का जैसा रेखाचित्र उन्होंने अपने दिमाग में बनाया था वैसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल ही इसके विपरीत रेखाचित्र, बिल्कुल व्यक्तित्व जो है कैप्टन चश्मे वाले का उन्हें अपने सामने प्रत्यक्ष हुआ। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे वो अपना बांस टिका रहा था। तो हालदार साहब ने सोचा कि इस बेचारे के पास दुकान भी नहीं है क्या, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। वो पूछना तो चाहते थे पान वाले से कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वो इस बारे में अब बिल्कुल भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। ये भी एक क्वेश्चन बन गया था इस सीन पैसेज से कि ड्राइवर क्यों बेचैन था। कभी मैं आपको जो पिछले साल का पेपर रहा है सीबीएसई का 10th क्लास हिंदी का, उसके तीनों सेट एक दिन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूछा जाता है सीबीएसई में क्वेश्चन। हालदार साहब को कुछ काम भी था शहर में, तो जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा जरूर होता उस मूर्ति पर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए और हालदार साहब मन ही मन गदगद हो उठते उस मूर्ति पर चश्मा देखकर। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार जब देखा तो अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला बिल्कुल उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और इस एक सेंटेंस से ही नेताजी को लगा कि शायद इस कस्बे की देशभक्ति की भी मर गई क्या। और कुछ भी पूछ नहीं पाए इस कारण से वो कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाए और जीप में आकर बैठे और रवाना हो गए। ये जो पैसेज है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे भी कई बार प्रश्न बनते हैं, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी ज़िंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यहाँ हालदार साहब सोच रहे हैं उन लोगों के बारे में जो पल पल देशभक्तों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले लोगों का मजाक उड़ाते हैं। वो दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष बाबू की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। और ये बातें उन्होंने ड्राइवर से भी कह दी कि चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं और खा लेंगे। लेकिन वो तो आदत से मजबूर थे। आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे वो, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे कि क्या हो गया। जीप रुकते रुकते जीप नहीं रुकी थी पूरी कि हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर वो क्या देखते हैं कि सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यहाँ आंखें भर आने का कारण क्या था हालदार साहब का? क्योंकि उन्होंने देखा कि कैप्टन तो मर गया,
लेकिन कोई और भी है जिसके भीतर देशभक्ति की भावना है, और वो एक छोटा सा बच्चा है। क्योंकि इस बार जो चश्मा था वो कोई फ्रेम वाला चश्मा नहीं था, बल्कि सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा बना के नेताजी की मूर्ति को पहना दिया था, जैसा कि खेल खेल में बच्चे बना लिया करते हैं। घास के तिनकों का एक चश्मा। और उनके भीतर एक विश्वास पैदा हुआ कि देशभक्ति एक ऐसा भाव है जो कभी मर नहीं सकता। देशभक्ति एक ऐसा भाव है जो अजर, अमर, अमिट और स्थायी है। नेताजी की मूर्ति की आंखों पर जो चश्मा आज उन्होंने देखा, वो अमर बलिदानियों के सम्मान में जितने भी शब्द कहे जाए, जितने भी सभाएं की जाए, जितने जुलूस निकाले जाए, जितने नारे लगाए जाए, उन सब पे भारी पड़ रहा था। और वो भावुक अंदाज में उस बच्चे की देशभक्ति को सलाम करते हैं। इस तरह ये कहानी पूरी होती है। मैं अगले वीडियो में आपको इस कहानी से जुड़े हुए सभी प्रश्नोत्तर हल करवाने की कोशिश करूंगा। मैंने इसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और हमारे साथ आगे ऐसे ही जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।